नमस्कार बच्चों, मैं कन्हैया यादव सीबीएस क्लासेस फॉर सोशल साइंस में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंतर्गत हम क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान के भूगोल खंड के लेसन 2 का अध्ययन करेंगे, जो कि लेसन 2 के तीसरा भाग होगा, जो कि लेसन 2 का तीसरा भाग होगा। जैसा कि दूसरे भाग के अंतर्गत हम लोगों ने भारत के भौतिक प्रदेशों में से उत्तर के पर्वतीय भाग या हिमालय पर्वत का अध्ययन किया था। आज की वीडियो में हम भाग 3 के अंतर्गत उत्तर के विशाल मैदान के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तर के विशाल मैदान के बारे में कौन सी जानकारियाँ क्या हैं। तो सबसे पहले इसकी स्थिति, उत्तर के विशाल मैदान की स्थिति। उत्तर का विशाल मैदान कहाँ स्थित है? देखिए, जैसा कि आप भारत का रैखिक मानचित्र देख रहे हैं, आइए इस मानचित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, या इस मानचित्र में उत्तर के विशाल मैदान को दर्शाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये वाला भाग हमारा जो है, ये उत्तर के पर्वतीय भाग के अंतर्गत आता था। जैसा कि कल की वीडियो में या भाग 2 में हम लोग उत्तर के पर्वतीय भाग के अंतर्गत इस भाग को दर्शाए थे। उत्तर के विशाल मैदान की जो स्थिति है, वह उत्तर के पर्वतीय भाग के दक्षिण और दक्षिण के पठारी भाग के उत्तर, क्योंकि दक्षिण के पठारी भाग का अध्ययन अभी आप लोग नहीं किए हैं, इसलिए थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन जब आप दक्षिण के पठारी भाग का अध्ययन कर लेंगे या भारत के समस्त भौतिक प्रदेशों का अध्ययन कर लेंगे, तब आपको ये और कंफर्म हो जाएगा। तो उत्तर के विशाल मैदान की स्थिति जो है, वह उत्तर के पर्वतीय भाग के दक्षिण तथा दक्षिण के पठारी भाग के उत्तर के मध्य है। देखिए, मानचित्र में कुछ ऐसा उत्तर का विशाल मैदान आपको दिखाया हुआ मिलेगा, कुछ ऐसा दिखाया हुआ मिलेगा। देखिए, यहाँ भी ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा भी मैदान का निर्माण किया गया है, जो कि उत्तर के मैदान के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। तो ये तो उत्तर के मैदान की स्थिति हो गई कि उत्तर का मैदान जो है, वह उत्तर के पर्वतीय भाग के दक्षिण और दक्षिण के पठारी भाग के उत्तर के मध्य स्थित है। इसको आप एक सिंबल के माध्यम से दिखा सकते हैं। मानचित्र में आप सिंबल बना सकते हैं, कोई भी सिंबल बना सकते हैं, किसी भी तरीके से इसको दर्शा सकते हैं। देखिए, हम इसको इस लाइन से दर्शा दे रहे हैं, क्रॉस लाइन से। ऐसा जो कुछ मानचित्र में हमको दिखाई पड़ेगा, वह उत्तर के विशाल मैदान का भाग होगा। यह उत्तर का विशाल मैदान होगा। यहाँ लिख देंगे उत्तर का विशाल मैदान, या उत्तर का मैदान। चलिए, ये रही स्थिति। मानचित्र पे आप उत्तर के विशाल मैदान को प्रदर्शित कर लेंगे, दिखा लेंगे। अब विस्तार, उत्तर के विशाल मैदान का विस्तार कितना है, विस्तृत कितना है। तो उत्तर का विशाल मैदान जो है, वह 7 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैला है। 7 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैला है। इसका विस्तार जो शुरू होता है, वह पश्चिम में पंजाब से लेकर के, पश्चिमोत्तर में पंजाब से लेकर के पूर्वोत्तर में पश्चिम बंगाल और असम तक है। इस मैदान का विस्तार पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार,
झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम आदि राज्यों में पाया जाता है। इस उत्तर के विशाल मैदान की जो लंबाई है वो लगभग 2400 किलोमीटर, कितनी 2400 किलोमीटर, और इसकी जो चौड़ाई है वह 240 से 320 किलोमीटर तक। ये रहा उत्तर के विशाल मैदान का विस्तार। आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ है। तो उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण, देखिए, उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हिमालय से प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां गंगा, सिंध, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपित करने से हुआ है। एक चीज और आपको बता दें, जब हिमालय का निर्माण हो रहा था या जिस समय हिमालय का निर्माण हुआ उस समय आज का जो विशाल मैदान हमको दिखाई पड़ रहा है वहाँ पर द्रोणियों का निर्माण हो गया था, खाइयों का निर्माण हो गया था, यानी कि एक भाग ऊपर उठ गया था तो दूसरा भाग नीचे धंस गया था। और जब सदाबहानी नदियां यानी कि सिंध, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों का जन्म हुआ तो इन नदियों के द्वारा अवसादों को ला करके इन खाइयों में, द्रोणियों में निक्षेपित किया जाता रहा, जिससे कालांतर में आज के विशाल मैदान का निर्माण हुआ। चलिए, ये रहा निर्माण। अब हम लोग जानते हैं या जानने की कोशिश करेंगे कि ये उत्तर का जो विशाल मैदान है यह नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपित करने से बना है, इसलिए यह विशाल मैदान काफी उपजाऊ है। क्योंकि उपजाऊ है, साथ ही यहाँ पर सदाबहानी नदियाँ प्रवाहित होती हैं, जिससे यहाँ पर सिंचाई की सुविधाएं भी आसानी से सुलभ हो जाती हैं। इसलिए इस भाग में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न की खेती होती है या खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से यह भाग काफ़ी संपन्न है। इसलिए यह अधिक से अधिक लोगों का भरण पोषण करने में सक्षम है। यही कारण है कि उत्तर के विशाल मैदान में सघन जनसंख्या देखने को मिलती है, यानी कि सघन जनसंख्या निवास करती है। आइए अब हम उत्तर के विशाल मैदान का अध्ययन की सुविधा के लिए विभाजन करते हैं। विभाजन या वर्गीकरण। देखिए, नदियों के आधार पर जो प्रमुख नदियां प्रवाहित होने वाली हैं इस भाग पर, इस मैदान पर, उसके आधार पर उत्तर के विशाल मैदान को 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, सिंध का मैदान। इसका मैदान सिंध का। देखिए, सिंध के मैदान का विस्तार जो है वह देखिए, सिंध के मैदान का विस्तार सिंध और उसकी सहायक नदियों
सिंध और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपित करने से हुआ है। सिंध की सहायक नदियां रावी, झेलम, चिनाब, सतलज, ब्यास आदि हैं। इनके द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपित करने से सिंध के मैदान का निर्माण हुआ है। सिंध नदी के मैदान का अधिकांश भाग जो है वह पाकिस्तान में पड़ता है। इसका केवल कुछ ही भाग भारत के अंतर्गत पड़ता है, जो कि पंजाब और हरियाणा के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगला जो है सिंध के मैदान के बाद दूसरा गंगा का मैदान, दूसरा है गंगा का मैदान। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर एवं तीस्ता नदी के बीच का क्षेत्र है, जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य के अंतर्गत आता है। इस मैदान का निर्माण गंगा एवं उसकी सहायक नदियां जैसे यमुना, कोसी, गंडक, तीस्ता आदि नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपित करने से हुआ है। तीसरा जो मैदान है वह है ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान देखिए, ब्रह्मपुत्र के मैदान का विस्तार जो है वह असम राज्य के अंतर्गत है। ये तो रहा नदियों की दृष्टि से उत्तर के विशाल मैदान का विभाजन या वर्गीकरण। अब हम इसका विभाजन या वर्गीकरण उच्चावच की दृष्टि से करते हैं। उच्चावच की दृष्टि से उत्तर के विशाल मैदान का अध्ययन एक आकृति विहीन मैदान के रूप में किया जाता है, यानी कि समतल मैदान के रूप में किया जाता है। पर इस मैदान पर अनेक आकृतियां देखने को मिलती हैं, जो इस प्रकार है। पहला, उच्चावच के आधार पर वर्गीकरण। सामान्य तौर पर उच्चावच के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है, तब इसको एक समतल क्षेत्र के रूप में या आकृति विहीन मैदान के रूप में इसका अध्ययन किया जाता है। पर ऐसा नहीं है, इस पर भी आकृतियां देखने को मिलती हैं, जो इस प्रकार है। पहला जो है वो है भाबर। क्या है? भाबर। आइए इसको जानते हैं, भाबर क्या है। देखिए, जब शिवालिक हिमालय से नदियां उतर करके, पर्वतीय भागों से उतर करके मैदानों की तरफ या मैदानों में प्रवेश करती हैं, तो चूंकि ढाल मंद होने लगता है, इसलिए नदियों के द्वारा, और चूंकि ढाल मंद होने से नदियों की प्रवाह शक्ति घट जाती है, नदियों का ट्रांसपोर्टेशन पावर घट जाता है, इसलिए नदियां बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़ों को ढोने में अक्षम हो जाती हैं। इसलिए इन टुकड़ों को शिवालिक श्रेणी के गिरपदीय भागों में जमा करना शुरू कर देती हैं। शिवालिक श्रेणी के गिरपदीय भागों में जमा करना शुरू कर देती हैं। चूंकि इन चट्टानों के टुकड़े बड़े होते हैं, इसलिए बड़े बड़े टुकड़ों के निक्षेपण करने से टुकड़ों के बीच में स्पेस हो जाता है, जिससे ये नदियां इन क्षेत्रों में, इन स्पेसों से धरातल के अंदर से प्रवाहित होना शुरू करती हैं, यानी कि विलुप्त हो जाती हैं। इन शिवालिक श्रेणी के गिरपदीय भागों में नदियां
अपने साथ लाए गए बड़े बड़े चट्टानों को निक्षेपित करती हैं, जिससे इन चट्टानों के बीच में स्पेस हो जाता है, स्पेस रह जाता है और नदियां इन स्पेसों से होकर के प्रवाहित होने लगती हैं, लेकिन धरातल पर दिखाई नहीं पड़ती हैं, यानी कि लुप्त हो जाती हैं। इसी क्षेत्र को भाबर कहा जाता है। इसकी चौड़ाई जो है द्विपदीय भागों में वह 8 से 16 किलोमीटर, एवरेजन 8 से 16 किलोमीटर। दूसरा जो आकृति है वह है तराई। देखिए, नदियां जैसे जैसे मैदानों की तरफ बढ़ती हैं, ढाल और मंद हो जाता है, नदियों की प्रवाह शक्ति और कम हो जाती है। इसलिए नदियां अपने द्वारा लाए गए अवसादों के छोटे छोटे कणों का भी निक्षेपण करना शुरू कर देती हैं। छोटे छोटे कणों का निक्षेपण करने से इन कणों के बीच में स्पेस कम हो जाता है, स्पेस कम रहता है, इसलिए नदियां एक बार पुनः धरातल पर प्रकट हो जाती हैं। क्योंकि अभी नदियां पर्वतीय भागों से दूर नहीं हुई हैं, इसलिए इनमें जल की कमी नहीं होती है, लगातार जल की सप्लाई होती रहती है, इसलिए इन भागों में दलदल का निर्माण हो जाता है। यानी कि भाबर के निचले इलाकों में दलदलीय भाग पाया जाता है, जिसे तराई कहा जाता है। वन एवं वन्यजीवों की दृष्टि से ये क्षेत्र काफी संपन्न हुआ करता था, किंतु देश के विभाजन के बाद पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस क्षेत्र के अधिकांश जंगलों को साफ कर दिया गया है तथा दलदल को सुखा दिया गया है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क दुधवा नेशनल पार्क इसी तराई क्षेत्र में पड़ता है। अगला जो है वह है खादर। ये खादर क्या है? देखिए, सरल भाषा में जिन क्षेत्रों में नदियों के बाढ़ का पानी पहुंचता रहता है, उन क्षेत्रों में प्रतिवर्ष मृदा की नई परत जम जाती है, इसलिए यह मृदा काफी उपजाऊ होती है। इस क्षेत्र को या ऐसे भाग को खादर के नाम से जाना जाता है। यानी कि नदियों के बाढ़ का पानी जिन क्षेत्रों पर प्रतिवर्ष पहुंचता रहता है, उन क्षेत्रों में नवीन कांप मिट्टी बिछ जाती है या नवीन जलोढ़ मृदा बिछ जाती है, उसका निर्माण हो जाता है, इसलिए यह मृदा काफी उपजाऊ होती है। इस उपजाऊ मृदा को खादर के नाम से जाना जाता है। अगला जो है वह है बांगर। बांगर या भांगर। देखिए, समय के साथ जलवायु परिवर्तित होता रहता है, वर्षा की मात्रा घटती बढ़ती रहती है और नदियां अपने रास्ते को परिवर्तित करती रहती हैं, जिससे हो सकता है कि आज के समय में जहां पर बाढ़ का पानी पहुंच रहा हो, कल के समय में वहां पर बाढ़ का पानी ना पहुंचे। फलस्वरूप ऐसे क्षेत्र में जहां पर नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुंचेगा, वहां की मृदा धीरे धीरे कम उपजाऊ होती जाएगी या अनुपजाऊ होती जाएगी या उसकी उपजाऊपन में कमी आती जाएगी। इस मृदा को या इस क्षेत्र को बांगर के नाम से जाना जाता है। इस भाग में चूने के निक्षेप पाए जाते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में कंकड़ के नाम से जाना जाता है। उत्तर के विशाल मैदान में बस इतना ही। कल की वीडियो में हम लोग दक्षिण के प्रायद्वीपीय भाग या पठारी भाग का अध्ययन करेंगे। एक चीज और मिस हो रहा था, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। दो नदियों के बीच के भूभाग को दोआब कहा जाता है। क्योंकि पंजाब में 5 प्रमुख नदियां प्रवाहित होती हैं, इसलिए 5 नदियों के भाग को पंजाब कहा जाता है। ऐसे ही गंगा यमुना का दोआब, ऐसे ही अन्य नदियों का दोआब क्षेत्र फेमस है, प्रचलित है। आज की वीडियो में बस इतना ही।